हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो हम लोग जो है सो अब आपके क्लास 9th का जो एनसीईआरटी है उसमें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका इकोनॉमिक्स को। तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स में अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे, तो यह चर्चा होगी आपका यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ए विलेज ऑफ पालमपुर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ये जो है सो आपका चैप्टर नंबर 1 है। देखिए, तो इसमें बात क्या की गई है, अगर हम कायदे से आपसे बात करें तो एक्चुअल में ओवरऑल अगर हम आपको एक ओवरव्यू दें इसमें, तो एक्चुअल में आपकी इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी का सेटअप कैसे होता है, और विलेज इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे खासकर बात की गई है कि विलेज इकोनॉमी कैसी होती है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अपने पर्सपेक्टिव में इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो बात की गई है आपको कि आपका जो मेन एक्टिविटी है, तो चूँकि आपका देखिए जनरली क्या होता है, जो एक्टिविटी होता है, जो एक्टिविटी कौन करता है, तो ह्यूमन करता है। ठीक है, तो ह्यूमन की एक्टिविटी को 3 टाइप से डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, और फिर जो है आपका टर्शियर एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी में जो काम आता है वह आता है आपका रॉ मटेरियल से रिलेटेड। जैसे इसमें आपका आ जाएगा एग्रीकल्चर, आ जाएगा माइनिंग, आ जाएगा, या फिर जो है सो आपके फूड से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वह आ जाएगी। सेकेंडरी एक्टिविटी में प्रोडक्शन आ जाता है। जिसमें हम लोग इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। और जो आपका टर्शियरी एक्टिविटी है, तो जो टर्शियरी एक्टिविटी में इसमें एक तरह से कहा जाए तो सर्विस सेक्टर आ जाता है। इसमें भी 2 है, एक आपका बेसिक है, जैसे आपके जो बीपीओ हो गए, कॉल सेंटर हो गए, या एक तरह से कहा जाए तो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हो गए, या जो है सो बाकी जो कंप्यूटर सर्विस से रिलेटेड जो हो गए, ये बेसिक वाले हैं। और इसमें जो एडवांस वाले आते हैं, इसमें एडवांस वाले जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए या मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट के अलावा जो आपके जो सीए वाले हो गए या एमबीए वाले हो गए, ठीक है, जो यहाँ पे एडवांस डिसीजन लेते हैं। तो ये जो है आपका ओवरऑल जो है सो क्या है, इकोनॉमी का डिवीज़न है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अब शुरू करने जा रहे हैं कि आपके जो पालमपुर विलेज है वह क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो आपका इंट्रोडक्शन है, इसकी अगर हम बात करें कि इसमें हमें क्या चर्चा करना है आपसे, तो एक्चुअल में इसमें बात की गई है आपको कि विलेज हो गया,
तो विलेज की अगर आप स्ट्रक्चर को पहले हम थोड़ा देख लें, तो विलेज हो गया, यह जो है सो आपको अर्बन एरिया से कनेक्टेड होगा, और एक तरह से कहा जाए तो पीपुल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव वे में रहते होंगे और कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट होगा। ओके, उसके बाद में जो रिसोर्स होगा, जो रिसोर्स में मेन इसमें लैंड है, तो लैंड में जो एक तो होगा कि जो है सो बिग आपको लैंड लॉर्ड होगा, दूसरा जो है सो मीडियम वाले होंगे, और तीसरा होगा आपको मार्जिनल हो गया, या कहिए कि लैंडलेस हो गया। ओके, तो इसको आप लेबर क्लास में भी रख सकते हैं। और उसके अलावा जो आपको डेयरी हो गया, और डेयरी के अलावा जो है सो स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया, हेल्थ हो गया, स्कूल हो गया, और डिस्पेंसरी हो गया। तो यहाँ पे आपका विलेज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है, तो जिसके बारे में हमने यहाँ पे आपसे बात कर लिया कि विलेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसमें आपको लोग जो है सो अलग अलग तरीके से आपको ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ठीक है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि जो इसमें स्मॉलर और बिग जो लैंड लॉर्ड होंगे उनके बीच में जो कंपोजिशन होगा उसके बारे में हो गई। उसके बाद में अब हम लोग आएंगे जो आपका स्कूल और एक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, विलेज की अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो डोमिनेंट होगा प्राइमरी एक्टिविटी, और प्राइमरी एक्टिविटी में मेन होगा फार्मिंग, और डेयरिंग हो गया, मतलब कि जैसे आपको जो आपके गाय भैंस पालने वाले हो गए, फार्मिंग वाले हो गए, तो फार्मिंग में आपको क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, और रिसोर्स चाहिए, कैपिटल समझ लीजिए। तो कैपिटल दो टाइप का होता है, एक होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है मूविंग कैपिटल। तो जो फिक्स्ड कैपिटल है वह क्या हो गया, वह लैंड हो गया, और मूविंग कैपिटल क्या हो गया, जैसे आपको खाद खरीदना है, बीज खरीदना है, उसके अलावा लेबर का पेमेंट करना है, उसके बाद में ट्रैक्टर का पेमेंट करना है, उसके बाद में आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है। तो ये जो है आपका जो फिक्स्ड कैपिटल हो गया, जो आपका लैंड है जो पहले से अवेलेबल है, और मूविंग कैपिटल क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रैक्टर का बिल हो गया, खाद बीज हो गया, और लेबर का पेमेंट हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है सो आपको एक्टिविटी जो प्राइमरी एक्टिविटी है वहाँ पे भी ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। भले आप जो है सो प्रोडक्शन जो भी आप कर रहे हो, प्राइमरी एक्टिविटी में आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको पता है कि जो प्रोडक्शन है वह क्या है, आउटपुट ही तो है।
जो प्रोडक्शन है वह क्या है, आप आउटपुट है। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो कुछ डालेंगे तब तो कुछ प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्शन में जो मेन बात आती है वह आती है आपका इनपुट और आउटपुट की। इनपुट और आउटपुट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप मान लीजिए कि कहीं पे भी कोई चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले कोई ना कोई जगह चाहिए, लैंड चाहिए, ठीक है। लैंड खरीदने के बाद में वहाँ पे एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, जिसमें आप एक तरह से कहा जाए तो मशीन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, जो आप बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो मशीन और प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद में आपका लैंड हो गया, उसके बाद में यहाँ पे काम करने वाले कामगार भी तो चाहिए होगा, तो लेबर हो गया, ओके। तो लैंड हो गया, मशीन कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद लेबर हो गया जो वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तो लैंड हो गया, लेबर हो गया, उसके बाद में यहाँ पे जो आपका यह जो है सो लैंड और लेबर के बाद में जो कैपिटल की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो एक होगा आपका, इसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल कैपिटल, जो एस्टेब्लिश्ड है वो फिक्स ही रहेगा। और फिर आता है आपका मूविंग कैपिटल, जो कि एक तरह से कहा जाए तो हार्ड कैश में चाहिए है, और इससे हम लोग जो है सो जो मजदूर का पेमेंट हो गया, रॉ मटेरियल खरीदना हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट करना हो गया, तो यह जो है एक तरह से कहा जाए तो यह मूविंग कैपिटल हो गया, और यह जो है सो आपका फिजिकल कैपिटल या फिक्स कैपिटल हो गया। तो अब अगर हम बात करते हैं आपका लैंड, आपको फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको लैंड चाहिए, जगह तो चाहिए जहाँ खेती करेंगे, लेबर चाहिए ना जी, लेबर तो चाहिए। उसके बाद में आप खाद बीज खरीदेंगे, ओके, खाद बीज खरीदेंगे तो लैंड हो गया, लेबर हो गया, और यहाँ पे आपका ये फिजिकल कैपिटल हो गया, ठीक है। और उसके बाद में आपका मूविंग कैपिटल, और तब जाके आपका यहाँ से आउटपुट आएगा क्या, अनाज, या हम लोग कहेंगे कि ग्रेन्स, दिख रहा ना आपको, ये जो है आपका यहाँ से आउटपुट आ जाएगा, अनाज या ग्रेन्स आ जाएगा। तो लेकिन इसमें क्या है, ये जो है सो आपका तो लैंड, लेबर, लैंड हो गया, लेबर हो गया, और टूल्स मशीन जो है कि फिक्स कैपिटल हो गया। रॉ मटेरियल में आपको जो है सो यहाँ पे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो चाहिए वो वर्किंग कैपिटल हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इन सब चीज़ को अगर आप कहिएगा तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कह लीजिए, या फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन कह लीजिए। तो यहाँ पे आपका होगा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, या हम कहें कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ओके। लैंड, लेबर, फिक्स्ड कैपिटल और मूविंग कैपिटल, यही जो है सो किसी भी प्रोडक्शन के लिए इसी का ज़रूरत पड़ेगा। तो अब आपको, चूँकि जब कोई भी आप कंपनी शुरू करने जा रहे हैं, कोई भी प्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले एनालिसिस करते हैं कि हमें जगह कहाँ लेना चाहिए, डिमांड है उस चीज़ की, कितना डिमांड है, मार्केट कहाँ पे है, मैन पावर का कितना पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर के कोई फैक्ट्री या कोई चीज़ कहीं पे भी एस्टेब्लिश्ड होती है। अगर ये आप एनालिसिस नहीं करेंगे और आँख मूंद के कहीं पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे तो पैसा को बर्बाद करेंगे। इसलिए जो है सो मोस्टली, क्योंकि अगर प्रॉपर एनालिसिस नहीं होती है तो मोस्टली जो है सो आपका चीज़ें फेल हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि आपको पालमपुर के रेस्पेक्टिव में हम लोग अभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ पे अनाज है या कहिए कि डेयरी प्रोडक्ट्स है। तो अब चूँकि हमें भारत के एक गांव का यहाँ पे एनालिसिस करना है, और चूँकि और आपको सोशल साइंस है तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू को भी, चूँकि बिना आपको ह्यूमन, चूँकि कोई भी स्टडी अगर कर रहे हैं
तो उसमें ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो स्टडी किया जाता है ताकि उससे कुछ आउटपुट निकले और चीज़ों को आप समझ पाएँ। क्योंकि ये जो है सो कोई वैज्ञानिक स्टडी है, किसी वैज्ञानिक के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए है। और कल के दिन आप अगर ऑफिसर बनते हैं तो आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए एक विलेज इकोनॉमी को आज हम लोग एनालिसिस करेंगे इस पर्सपेक्टिव में कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव में हम लोग इसको आज एनालिसिस करेंगे। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे आपका है लैंड एक फिक्स कैपिटल के रूप में लैंड जो है आपका वह क्या है, फिक्स कैपिटल है। तो अब यहाँ पे बात होगी कि लैंड अगर फिक्स कैपिटल है तो क्या ये सबके पास समान रूप से अवेलेबल है? तो यहाँ पे सबके पास यहाँ पे इक्वल लैंड नहीं है, पहला चीज़ है। यहाँ पे आपका मार्जिनल और स्मॉल फार्मर हैं और कई लोग जो हैं सो लैंडलेस भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे होगी कि लैंड का डिवीजन भी हुआ है। क्यों हुआ? ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया। तो पहले आपके पास 4 एकड़ था, आपके 2 बेटे तो 2 एकड़, उनके 2 बेटे तो फिर 1 एकड़ आया। तो इस तरह से जो है सो आप जो पहले अच्छे स्टेज में थे धीरे धीरे बर्बाद होते चले गए समय के साथ में। ठीक है। उसके बाद में 1960 के समथिंग में आपको ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आता है तो आपका यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट हाइक कर जाता है। क्यों हाइक कर जाता है? क्योंकि HYV हमें सीड चाहिए, तो HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड चाहिए और सीड के बाद में फर्टिलाइज़र चाहिए और फर्टिलाइज़र के बाद में पेस्टिसाइड चाहिए, पेस्टिसाइड के बाद में इरिगेशन चाहिए और इरिगेशन करने के बाद इसकी हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इसके कारण जो है सो हमारा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन लैंड इज द फिक्स कैपिटल में ये सारी चीज़ें आपकी इंक्रीज कर गई। जब ये सारी चीज़ें इंक्रीज कर गई तो फिर जो है सो अब यहाँ पे पैसा चाहिए ना जी, पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा कोई ना कोई उपलब्ध कराएगा। अब यहाँ पे बात जो की गई है, पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि यह एक खेत का टुकड़ा है, तो 1960 से पहले यहाँ पे मान लीजिए आपका आउटपुट था, मान लीजिए 4 हेक्टेयर लैंड है, तो यहाँ पे आउटपुट जो था पहले मान लीजिए 4 हेक्टेयर के लैंड में आपका समझ लीजिए कि 16 आपको क्विंटल है मान लो, और जब HYV आपने ऐड किया तो ये लगभग जो है सो 32 या 30 क्विंटल हो गया। तो आउटपुट राइज किया। आउटपुट क्यों राइज किया? क्योंकि आपने इनपुट में बढ़ा दिया, इनपुट चेंज किया तो आपका आउटपुट क्या हो गया? चेंज हो गया। उसके बाद में आपका पता है कि विलेज में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो लगभग जो है सो 80 से 85% पॉपुलेशन जो है सो कहाँ रहती थी? विलेज में, और वह जो है सो आपका एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। ठीक है। तो ये जो है सो आपको यहाँ पे कहा गया है इज अ वे ऑफ द ग्रो मोर फार्म फ्रॉम द सेम लैंड से, तो उसके लिए हमें क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे उसी के बारे में बात की गई है तो क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग।
तो जो आपका क्रॉपिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो रबी सीजन जो होता है इसमें यह जो है सो आपको एक तरह से विंटर सीजन में होता है, और यह जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो नवंबर से लेकर के और मार्च तक रहता है। आप अप्रैल तक ले लीजिए, मई तक भी खींचता है, हम लोग अप्रैल चलो मई ले लेते हैं। उसके बाद में आपका खरीफ सीजन जो है आपका मई ज़्यादा हो जाएगा, नवंबर से आप मार्च ही लो। और जायद सीजन जो है सो आपका मार्च से मई रहेगा, और यह जो है सो खरीफ जो है सो आपका जून से सितंबर अक्टूबर समझ लो आप। ये जो है सो आपका क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न है भारत देश में। चूँकि यह जो है सो यह क्रॉपिंग पैटर्न किस आधार पे है, तो यह क्रॉपिंग पैटर्न है आपका ज्योग्राफी के आधार पे एंड आपको क्लाइमेट के आधार पे एंड हम लोग कह सकते हैं सीजन के आधार पे, और हम लोग कह सकते हैं वेदर के आधार पे। तो क्लाइमेट आपको 20 से लेके 30 वर्ष का होता है। सीजन जो है सो आपका 6 माह तक हो सकता है, 4 से 6 माह, और वेदर जो है सो आपका 2 से लेकर के 10 दिन 15 दिन का हो सकता है। ओके, तो ये सारा चीज़ जो हो रहा है यह क्या हो रहा है, हम क्या बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप यहाँ पे ठंडी के दिनों में आप क्या लगाते हैं, तो आप गेहूँ लगाते हैं, व्हीट लगाते हैं, आप पीज लगाते हैं, उसके बाद में आपको पोटैटो लगाते हैं। तो ये ठंडी के दिनों का हो गया। खरीफ में आप जो है सो मेजर क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं खरीफ में, तो यहाँ पे राइस हो गया, राइस के अलावा सोयाबीन हो गया, और सोयाबीन के अलावा जो है सो बाकी दूसरे क्रॉप हैं वो लगते होंगे, ठीक है। और बाजरा भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका वायल वाले सीड जो होते हैं वो भी लगते हैं। और यहाँ पे चूँकि जो है यहाँ पे आपको तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, और मैंगो भी आप ले सकते हैं क्योंकि इसी टाइम में आता है, ठीक है। तो ये जो है आपका ये इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। तो इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, तो क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। क्रॉपिंग पैटर्न में अब हमें क्या देखना है यहाँ पे कि जो हमारा मॉडर्न फार्मिंग मेथड है इस क्रॉपिंग पैटर्न में क्या योगदान दे रहा है। जो आपका मॉडर्न फार्मिंग मेथड है वह इसमें क्या सपोर्ट कर रहा है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो हमें सबसे पहले चाहिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। ओके, लैंड तो हमारे पास पहले से था ही, जब सीड डालेंगे उसके पहले मशीन की यूज करना पड़ेगा हमें, जैसे आपका ट्रैक्टर हो गया, और उसके बाद में बाकी हार्वेस्टर हो गया। फिर हमें यहाँ पे इरिगेशन करना पड़ेगा, इरिगेशन के बाद हमें यहाँ पे फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ पे पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा, और फिर हमें यहाँ पे लेबर चाहिए, लेबर के अलावा हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तब जाके हमें यहाँ पे हमारा आउटपुट मिलेगा। तो यह एक आपका मॉडर्न फार्मिंग मेथड हो गया जो कि भारत देश में किया जा रहा है आज के डेट में।
ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यह लैंड है, यह फ्रेगमेंटेड हो गया है। फ्रेगमेंटेड हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। तो आपका यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो गया। मतलब पहले मान लीजिए कि ये इतना बड़ा टुकड़ा में हमें ये सारा चीज़ अप्लाई करना पड़ रहा था, अब क्या हुआ कि यह अभी 2 टुकड़ा हो गया, आने वाले टाइम में यह हो गया आपका 4 टुकड़ा। काम तो वही लग रहा है लेकिन अलग अलग, अलग अलग। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे इनपुट में चेंज आया, इनपुट बढ़ गया और आउटपुट तो सेम है ना। आउटपुट पहले जो इतना आ रहा था यहाँ पे भी वही आएगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। और आप जो है सो आउटपुट बढ़ाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। क्यों पॉल्यूशन होगा? क्योंकि आप रगड़ के उसमें पेस्टिसाइड और बाकी सारी चीज़ डालेंगे। तो ये जो है आपका एक तरह से कहा जाए प्रॉब्लम, हम जो अगर कहें इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम की, तो उसमें ये एक प्रॉब्लम में आप इसको गिना सकते हैं। अब यहाँ पे इसी के बारे में बात किया गया है यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, या आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि लैंड सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, उसके बारे में यहाँ पे बात करना है। तो देखिए आपका यहाँ पे इनपुट जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है वह है आपका फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। ओके, तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड अगर यह जाता है तो आपका डेफिनेटली आउटपुट बढ़ेगा, बट नॉट सस्टेन्ड फॉर लॉन्ग टाइम। यह लंबा समय तक सस्टेन नहीं करेगा। क्यों नहीं सस्टेन करेगा? बिकॉज लैंड क्वालिटी डिग्रेड करेगा। डिग्रेड क्यों करेगा? क्योंकि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ सॉइल यहाँ पे डेड हो जाएगा। और यह जो है सो जो आपका ये आपका पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर जो है सो पॉल्यूट वाटर प्लस लैंड, यह जो है सो पोल्यूशन भी क्रिएट करेगा। तो यह लंबा टाइम तक आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के रूप में आप इसको हम नहीं कर पाएंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फार्मर ऑफ द पालमपुर के बारे में बात की गई है। तो एक्चुअल में जो हम आपको डिस्कस कर दिए हैं उसी के बारे में बात किया गया है। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं इसको। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन तो लैंड का कैटेगरी हमने आपको बताया 3 कैटेगरी है इसमें। बिग लैंडलॉर्ड हैं और इनकी हेरिडेटरी सिस्टम है यह। जो पहले के आपके जमींदार थे उन्होंने क्या किया, लैंड डिवीजन कर दिया अपने रिश्तेदारों में। और यह आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में, बिहार में, यूपी में, उड़ीसा में, असम में, यह आपको खूब मिलेगा।
ठीक है, हरियाणा वगैरह में मिल सकता है, बहुत कम मिलेगा लेकिन। दूसरे हैं मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल फार्मर क्योंकि आपका पॉपुलेशन राइज हुआ और लैंड का डिवीजन हो गया। और तीसरा है आपका लैंडलेस, जिसको हम लोग लेबर क्लास भी बोलते हैं। तो इसके ये जो है सो आपका वर्क इन लैंडलॉर्ड में, और मोस्टली ये जो है सो आपका एससी या एसटी कम्युनिटी है जो लिविंग करती है आउटसाइड कॉर्नर ऑफ विलेज, या विलेज के आउटसाइड कॉर्नर में आपको रहती है। तो अब यहाँ पे चूँकि भारतीय संविधान ने क्या कहा कि फंडामेंटल राइट सबके लिए, राइट टू इक्वालिटी सबके लिए, क्या भारत सरकार ने उसको आज तक लागू किया? तो नहीं लागू किया, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पे बात हुई कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, लेकिन भारत सरकार के पैसा कम होना और ज़मींदारों का अपोज करना और उसके अलावा जैसे रिसोर्स और मैन पावर की कमी होने के कारण ये नहीं हो पाया। तो आज भी वो बिहार और यूपी में आपको देखने को मिलता है। साथ में पॉपुलेशन ब्लास्ट भी हो रहा है। तो ये सब जो है आपका प्रॉब्लम देखने को आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मोस्टली हम लोगों ने इसमें से जो चीज़ें थी वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे आता है एक वर्ड आता है आपको, चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। मूविंग कैपिटल फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए जो मूविंग कैपिटल है उसकी बात करें तो जनरली जो भारत देश में अगर विलेज लेवल पे अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करना आपको आता होगा तो आपको यहाँ पता चलेगा कि एक ऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज क्रेडिट सिस्टम, ऑर्गेनाइज क्रेडिट सिस्टम, और दूसरा है अनऑर्गेनाइज क्रेडिट सिस्टम। यहाँ पे आपको पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, और एक तरह से कहा जाए तो स्मॉल बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो है सो लोन देते हैं। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड हो गया और बाकी जो है सो दूसरे मेथड हैं जिससे आपको लोन मिलता है, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट जो है सो 7% है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है आपका मोस्टली सेठ हो गए, साहूकार हो गए, जमींदार हो गए, और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 60% या 70% तक हो सकता है। उसके अलावा ये एग्रीमेंट करा लेते हैं कि तुम्हारा जो आउटपुट होगा वो हम ही खरीदेंगे, आउटपुट जो है तुम मुझे ही बेचोगे। तो ये हमारा जो है सो एक तरह से कहा जाए तो कैपिटल अब फॉर द फार्मिंग के लिए जो है सो हमें जो पैसा चाहिए फार्मिंग के लिए, उसमें जो हमारी लोनिंग सिस्टम है वह उतनी इफ़िशियंट नहीं है। सरकार आज के डेट में केसीसी दे रही है, कर रही है, लेकिन वो जो रसूख वाले हैं उन्हीं को मिलता है, सबको नहीं मिल पाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका है इसमें नेक्स्ट आपका है नॉन फार्म एक्टिविटी हो गया, तो डेयरी हो गया। डेयरी के अलावा जो है सो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो पालमपुर में है, फैक्ट्री वगैरह छोटे छोटे हैं, उसके बारे में बात किया गया है। ठीक है,
और उसके बाद में शॉपकीपर हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो यही यहाँ पे है कि आपका नॉन फार्म एक्टिविटी में आपका हो गया यहाँ पे डेयरी हो गया, शॉप हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। ओके, तो ये सब जो है एक तरह से कहा जाए तो फार्मिंग को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 चैप्टर है, जिसमें से ये चैप्टर यहीं समाप्त हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट दिन देखेंगे।